नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2025 की परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण जो क्लास हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उसी क्रम में आज हम एक और क्लास आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज की हमारी क्लास है भौतिक विज्ञान की, और आज के इस क्लास में हम भौतिक विज्ञान के 50 बेहतरीन प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है एक क्लास अपलोड की थी जीव विज्ञान की। उस क्लास में हमने जीव विज्ञान के 50 प्रश्नों को कवर करवाया था। तो अगर आपने पिछली क्लास जीव विज्ञान वाली नहीं देखी है तो उसको आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। हमारे चैनल पे साइंस के लिए यानी कि सामान्य विज्ञान के लिए जो ग्रुप डी की परीक्षा के लिए प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसी प्लेलिस्ट में सभी सामान्य विज्ञान के वीडियो आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप सभी जो साइंस की क्लास है उसको देख सकते हैं। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज की हमारी जो भौतिक विज्ञान की 50 प्रश्नों की क्लास है, इसमें हमने कौन कौन से प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एसआई मात्रक प्रणाली में 1 वाट घंटा कितने के बराबर होता है। तो 1 वाट घंटा जो है 3600 जूल के बराबर होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है। तो पदार्थ की जो मात्रा होती है उसका मात्रक होता है मोल, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मोल। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो बैटरी का कार्य क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। एक उठे हुए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है। तो एक जो उठा हुआ हथौड़ा होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्ध्य यानी कि वेव लेंथ जो है किसकी सबसे कम होगी। तो दिए गए ऑप्शन में से सबसे कम वेवलेंथ किसकी है। तो गामा किरणों की जो वेवलेंथ है सबसे कम होती है, लेकिन फ्रिक्वेंसी की अगर हम बात करें और अगर हम एनर्जी की बात करें तो गामा किरणों की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। इसे आप याद रखिएगा, गामा किरणों की जो फ्रिक्वेंसी है सबसे ज़्यादा होती है, वहीं गामा किरणों की जो एनर्जी है वह सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन जो वेवलेंथ होती है, जो तरंग दैर्ध्य होती है गामा किरणों की, वह सबसे कम होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इस पिक्चर के माध्यम से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये पिक्चर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए यहाँ पे गामा किरणों के बारे में बात कर लेते हैं। तो गामा किरणों के बारे में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इनकी जो वेवलेंथ है वह सबसे कम है, यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ है, इनकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, लेकिन इनकी जो एनर्जी है और जो फ्रिक्वेंसी है गामा किरणों की, यह सबसे ज़्यादा होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। फिर गामा किरणों से जैसे जैसे हम रेडियो वेव्स की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि जो वेवलेंथ है वह बढ़ती जा रही है और फ्रिक्वेंसी और एनर्जी का जो लेवल है वो घटता जा रहा है। तो जो रेडियो वेव्स होती हैं, जो रेडियो तरंगे होती हैं, इनकी जो वेवलेंथ है वह सर्वाधिक होती है, सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन फ्रिक्वेंसी और एनर्जी जो होता है, वेवलेंथ मतलब जो फ्रिक्वेंसी और एनर्जी होती है रेडियो वेव्स की, रेडियो किरणों की, वह सबसे कम होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो गामा किरणें होती हैं उनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेडियो वेव्स की वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। वहीं गामा किरणों की जो फ्रिक्वेंसी और एनर्जी होती है वह सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन जो फ्रिक्वेंसी और एनर्जी है वह रेडियो वेव्स की सबसे कम होती है। तो सारे फैक्ट आपको याद रखना है। कुछ भी अगर आपसे एग्जाम में पूछे, सब कुछ आपको एग्जाम में करके आना है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। तो इस पिक्चर को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये पिक्चर आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो प्रश्न में पूछा क्या गया था कि किस किरण की जो वेवलेंथ है सबसे कम होगी। तो सबसे कम वेवलेंथ होगी किसकी, तो गामा किरणों की होगी। वहीं सबसे ज़्यादा अगर पूछे सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य हो जाएगी रेडियो वेव्स की, यानी कि रेडियो तिरंगों की। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, यहाँ पे माइक्रोन में पूछा गया है। तो एक एंगस्ट्रॉम में
10⁻⁻⁴ माइक्रोन होता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं मीटर में अगर हम बात करें तो एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होता है। तो दोनों मान आपको याद रखना है। एंगस्ट्रॉम का मीटर में होता है 10⁻⁻4 मीटर, माइक्रोन में होता है 10⁻⁻4 माइक्रोन एक एंगस्ट्रॉम का मान। तो ये मान आपको याद रखना है मीटर और माइक्रोन दोनों में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? तो ग्रेविटी पृथ्वी के किस बिंदु पर नहीं होती है? तो आपको याद रखना है पृथ्वी के केंद्र पर जो है ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? तो यह काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है न्यूटन की गति के पहले नियम का। तो आपको याद रखना है न्यूटन के गति के पहले नियम का। यह काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है और कई बार एग्जाम में यह एग्जाम्पल पूछा भी गया है। तो न्यूटन की गति का जो पहला नियम है यह क्या कहता है? तो आप लोग याद रखिएगा, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, या यदि एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल आरोपित करके उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न कर दिया जाए। तो यह न्यूटन की गति का पहला नियम है। तो न्यूटन की गति के पहले नियम के कुछ अन्य नाम भी हैं। इसको हम जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद कर लीजिएगा। न्यूटन की गति के पहले नियम को हम जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इसका काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है, वाहन में अचानक से ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुकना। यह न्यूटन की गति के पहले नियम का उदाहरण है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, एम्पियर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाइड्रोजन बम का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो हाइड्रोजन बम का जो विकास है यह एडवर्ड टेलर ने किया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, एडवर्ड टेलर। गुरुत्वाकर्षण का जो मान है वह सर्वाधिक कहाँ होता है? तो गुरुत्वाकर्षण का मान जो है सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो ध्रुवों पर जो है गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है, वहीं भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, और जो गुरुत्वाकर्षण है वह केंद्र में नहीं होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो ध्रुवों पर जो है गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो जो प्रकाश तरंगे होती हैं ये किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगे, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का मात्रक यहाँ पे पूछा गया है, तो कैलोरी। ऊष्मा को हम कैलोरी में मापते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं डेसिबल में किसको हम मापते हैं? तो डेसिबल में क्या मापा जाता है? ध्वनि की प्रबलता। ध्वनि की जो प्रबलता होती है उसको हम डेसिबल में मापते हैं। वहीं सेल्सियस में जो है तापमान को मापा जाता है, सेल्सियस में तापमान को मापते हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। वहीं टेस्ला में चुंबकीय प्रेरण का जो क्षेत्र होता है उसको मापा जाता है टेस्ला में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो ऊष्मा का मात्रक क्या हो जाएगा? कैलोरी। अगला प्रश्न है, आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आपको याद रखना है हर्ट्स, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आवृत्ति को हम हर्ट्स में मापते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? इसमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है उसकी आपको पहचान करनी है। तो आपको याद रखना है इसमें से जो द्रव्यमान है यह सदिश राशि नहीं है, बाकी तीनों आपकी ये सदिश राशियां हैं। तो इनको आप याद रखिएगा, संवेग, कोणीय वेग और वेग, ये तीनों आपकी सदिश राशियां हैं। लेकिन जो द्रव्यमान है यह सदिश राशि नहीं है, बल्कि यह जो है अदिश राशि का एग्जाम्पल है। तो आइए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं सदिश और अदिश राशियों का। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सदिश राशियों के बारे में। तो सदिश राशियों की खासियत क्या होती है?
तो जो सदिश राशियां होती हैं इनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो आप याद देखिएगा, सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा, वेग हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। ये सभी आपकी सदिश राशियां हैं। इसके अलावा अदिश राशियों में केवल जो है सिर्फ परिमाण होता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा अदिश राशियों का? तो द्रव्यमान, तापमान, समय, चाल, विद्युत धारा, दाब, ये सभी अदिश राशियों के एग्जाम्पल हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इसको आप देख लीजिएगा। हमारे जो 7 मूल मात्रक हैं इनको देख लेते हैं। तो समय मतलब लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? तो ये हमारी 7 मूल राशियां हैं, इनके मात्रक आपको पता होने चाहिए। तो लंबाई का मात्रक आपका मीटर हो जाएगा, इसका प्रतीक यम होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और इसका प्रतीक केजी होता है। समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। ऊष्मा गतिक ताप का मात्रक केल्विन हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल हो जाएगा और ज्योति तीव्रता इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो कैंडेला हो जाएगा। तो ये हमारी 7 मूल राशियां हैं, इनके मात्रक आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। रॉकेट का ऊपर जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट का ऊपर जाना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा, संवेग संरक्षण। वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो उसका घनत्व तो जो है अपरिवर्तित रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु का घनत्व तो जो है अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। न्यूटन की गति के पहले नियम को हम क्या कहते हैं? तो मैंने आपको बताया है कि न्यूटन की गति का जो पहला नियम है इसको हम जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहा जाता है न्यूटन की गति के पहले नियम को। माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार करता है? तो जो माइक्रोफोन होता है यह ऊर्जा का रूपांतरण कैसे करता है? तो ध्वनि ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ उपकरण दिए गए हैं और उनके द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में किया जाता है यह दिया गया है। यह एक ऐसा छोटा सा बिल्कुल टॉपिक है जिससे प्रश्न एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्यूबलाइट का कार्य क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करना। डायनेमो का कार्य क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। विद्युत बल्ब का कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में परिवर्तित करना। विद्युत हीटर का कार्य क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करना। माइक्रोफोन का कार्य क्या होता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। मोमबत्ती का कार्य क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना। इसके अलावा विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। सितार का कार्य क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है सितार। वहीं पवन चक्की का कार्य क्या होता है? गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चाबी भरी हुई जो घड़ी होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी घड़ी में जो है स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। पानी का घनत्व तो अधिकतम कब होता है? तो पानी का जो घनत्व होता है यह 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी होता है उसका जो घनत्व होता है वह अधिकतम होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आकाश का रंग अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई पड़ता है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो नियंत्रक के रूप में जो है कैडमियम की छड़ों का जो है प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कैडमियम की छड़ों का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है?
तो जो जल का बहाव होता है इसको हम क्यूसेक में मापते हैं, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जल का बहाव। डॉप्सन इकाई का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो जो डॉप्सन इकाई है इसकी सहायता से हम ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको डॉप्सन इकाई में मापा जाता है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने टूटने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम नाभिकीय विखंडन के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक जो भारी नाभिक है अगर वह हल्के नाभिक में टूट जाता है तो इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय विखंडन कहेंगे, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। रिएक्टर पैमाने रिएक्टर जो पैमाना होता है यह किसके मापन में प्रयोग होता है? तो रिएक्टर पैमाने की सहायता से हम भूकंप की लहरों का आयाम मापते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा भूकंप की जो लहरें होती हैं उनका जो आयाम होता है उसको हम रिएक्टर पैमाने की सहायता से मापते हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो फैडोमीटर की सहायता से समुद्र की गहराई को मापा जाता है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। समुद्र की गहराई को जो है हम फैदोमीटर की सहायता से मापते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक हो जाएगा। एक वर्ष में आप लोग याद रखिएगा प्रकाश द्वारा यानी कि लाइट के द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो दूरी होती है उसको हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, और एक जो लाइट ईयर होता है, जो एक प्रकाश वर्ष होता है, कितने के बराबर होता है? आप लोग याद रखिएगा 9.46 इंटू 10⁻15 10⁻15 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष यानी कि एक लाइट ईयर। ये फैक्ट आपको याद रखना है। एक प्रकाश वर्ष यानी कि एक लाइट ईयर का मान कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, तो पूरा फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है? तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित होता है, तो आप लोग याद देखिएगा। वहीं जो परमाणु बम होता है वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, तो परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, वहीं हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी जो है रेडियो एक्टिवता की यानी कि रेडियो एक्टिविटी जो होती है इसको हम क्यूरी में मापते हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन होता है? तो परमाणु का जो नाभिक होता है इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी कि ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? तो अल्टीमीटर। आप लोग याद रखिएगा अल्टीमीटर का जो उपयोग है यह ऊंचाई मापने में होता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? तो आइंस्टीन के द्वारा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइंस्टीन ने जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रतिपादन किया था या सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, तो ये नाम आपको याद रखना है। इनका क्या नाम है? तो आइंस्टीन। थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो जो थर्मोस्टेट होता है इसका मेन कार्य होता है टेम्परेचर को स्थिर रखना, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तापमान को स्थिर रखना जो है मेन कार्य होता है थर्मोस्टेट का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का जो प्रतिपादन है यह किया गया था न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूटन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं न्यूटन के जो सार्वभौमिक नियम है गुरुत्वाकर्षण के, इनका जो प्रतिपादन है न्यूटन की एक पुस्तक में किया गया था जिसका नाम है प्रिंसिपिया। ये पुस्तक आप लोग याद रखिएगा,
न्यूटन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है प्रिंसिपिया, और इसी पुस्तक में न्यूटन के गति के नियमों को प्रतिपादित किया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और निम्नलिखित में से सर्वोत्तम विद्युत का चालक कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा चांदी। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चांदी जो है यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक होती है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है चांदी। अगला प्रश्न है, अस्त होते समय सूर्य हमें लाल क्यों दिखाई पड़ता है? अस्त होते समय जो सूर्य होता है यह हमें लाल क्यों दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आपने देखा होगा कि सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय जो सूर्य होता है हमें लाल दिखाई पड़ता है, तो इसका कारण क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का उपयोग जो है रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, अवरक्त तरंगों का जो उपयोग है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अवरक्त तरंगों का उपयोग जो है रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदें जो हैं किस कारण से गोलाकार आकृति की होती हैं? तो वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना यह सरफेस टेंशन के कारण, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण होता है, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका कारण क्या होता है? तो ऊंचाई पर ऊंचाई पर बढ़ते ही जो गुरुत्वाकर्षण जो प्रेशर होता है वह कम होने लगता है, जिस कारण से जो स्याही होती है वह निकलने लगती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। वायु दाब, यानी कि जो प्रेशर होता है, एयर प्रेशर होता है, उसमें कमी के कारण जो है हवाई जहाज से यात्रा करते समय जो पेन की स्याही होती है वह निकलने लगती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, वायु दाब में कमी के कारण। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होगा? तो निर्वात में। आप लोग याद देखिएगा, निर्वात में जो है प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से क्या अपरिवर्तित रहता है? तो उसकी आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहती है, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। जब कोई लाइट होती है, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी जो आवृत्ति होती है वह अपरिवर्तित रहती है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंत के रोगों के निदान के लिए जो है एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्स किरणों का। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी धारा को डीसी यानी कि डिस्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो रेक्टिफायर का कार्य क्या होता है? एसी को डीसी में परिवर्तित करना, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलना, यह कार्य होता है रेक्टिफायर का, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे कम वेवलेंथ वाला प्रकाश कौन सा है? तो सबसे कम जो वेवलेंथ है यह होती है बैगनी रंग की थी, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बैगनी रंग की जो वेवलेंथ होती है सबसे कम होती है। वहीं किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य होता है? तो लाल रंग की जो तरंगदैर्ध्य होती है सबसे ज़्यादा होती है, तो दोनों आपको याद रखना है। तो बैगनी रंग की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो बैगनी रंग की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है, वहीं सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्ध्य होती है वो लाल रंग की होती है, तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो वाहनों में पीछे के यातायात को देखने के लिए जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण का। दाढ़ी बढ़ाने के लिए हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो दाढ़ी बनाने के लिए जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आप लोगों को याद रखना है कि दाढ़ी बनाने वाला जो शीशा होता है वह अवतल दर्पण होता है, तो ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो इस प्रकार से 50 प्रश्न को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और जल्दी जल्दी से बिना ज़्यादा समय लगाए हुए हमने 50 प्रश्नों को काफ़ी कम समय में कंप्लीट कर लिया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।